क्या किसानों के विरोध प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस का भ्रमजाल है? क्योंकि किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि जिन्होंने किसानों के साथ छल किया है वही लोग अब किसानों को में भ्रम फैला रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि अब छल से नहीं गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। इसी बीच सरकार पूरी एक्शन में है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक की। हालांकि किसान अपने रुख पर अभी भी अड़े हुए हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार उनसे बिना शर्त बातचीत करे। किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में प्रदर्शन करने की मंजूरी दी गई है, लेकिन किसान वहां जाने को तैयार नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या किसानों के बहाने मोदी सरकार को घेरने की सियासी कोशिश हो रही है और क्या वाकई किसानों के बीच नए कानून को लेकर भ्रम फैलाया गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। किसानों से किसका छल? आज का आर पार इसी पर। चाहे बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, किसान यहां से नहीं जाएंगे। इन दुष्टों को थोड़ी सद्बुद्धि मिले जो ये काले कानून किसानों के ऊपर थोप रहे हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कौन फैसला करता है? बोलने से नहीं डरता है। बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। नए कृषि कानून पर किसानों के जबरदस्त गुस्से के बीच पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। देव दीपावली के मौके पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के साथ छल करने वाले अब किसानों के फायदे के लिए बने कानून पर भ्रम फैला रहे हैं। उधर आंदोलन कर रहे किसान चाहते हैं कि सरकार उनसे बिना शर्त के बातचीत करे। किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में मौजूद निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की मंजूरी दी गई है, लेकिन किसान बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। लड़ाई है ये जनता वर्सेस कारपोरेट, पूरे देश के नागरिक इस लड़ाई में शामिल हो। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। हम आर्थिक गुलाम हो गए। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज 2 रोड रुके हैं, कल 3 और 4 और 5 हमें पूरी दिल्ली को सील ना करना पड़े या इससे भी कोई कड़ा कदम उठाना पड़े। इस बीच कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला जारी है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये 3 कानून किसान के हित में है। भाई और बहनों, ये कानून नरेंद्र मोदी के 2-3 मित्रों के लिए हैं। इस बीच सरकार भी एक्शन में है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। इससे पहले किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री भी मौजूद रहे। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई किसानों के गुस्से के पीछे
कांग्रेस का भ्रमजाल है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। किसानों से किसका छल? और इस समय की बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में बयान दिया है, हमारे लिए विरासत का मतलब देश की धरोहर है, जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब होता है अपना परिवार, अपने परिवार का नाम। हमारे लिए विरासत का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मूल्य। उनके लिए विरासत का मतलब है अपनी प्रतिमाएं, अपने परिवार की तस्वीरें। यानी ये सीधा सीधा निशाना है कांग्रेस पार्टी पर, समाजवादी पार्टी पर, सीधा सीधा निशाना है। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं, लेकिन काशी के दौरे पर हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज काशी को उन्होंने बहुत सारी सौगातें भी दी, और आप सबको देव दीपावली की और गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज बड़ा दिन है। मैं सबसे पहले सुनाता हूं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला है कुछ देर पहले काशी में। हमारे लिए विरासत का मतलब है देश की धरोहर। जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब होता है अपना परिवार और अपने परिवार का नाम। हमारे लिए विरासत का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मूल्य। उनके लिए विरासत का मतलब है अपनी प्रतिमाएं, अपने परिवार की तस्वीरें। इसलिए उनका ध्यान परिवार की विरासत को बचाने में रहा। हमारा ध्यान देश की विरासत को बचाने, उसे संरक्षित करने पर है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ आज की बहस में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के सांसद जुड़ रहे हैं, संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक, संघ के विचारक भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। अभय दुबे कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका भी अभिनंदन है। सुनील यादव एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सबसे पहले अभय दुबे, शुरुआत आपसे मैं करता हूं, 50 सेकंड आपको देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से भी सीधा संवाद किया, कहा कि अब भ्रम के दिन गए, हमारी नीयत गंगा जल जितनी पवित्र और साफ है, हम उसी नीयत के साथ काम कर रहे हैं। भ्रम जाल का फायदा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अबे जी, मैं हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा लगता है। प्रधानमंत्री जी, मैं गंगा जल की सौगंध खाकर कहता हूं, प्रतिपक्षियों पर पत्थर मारने की अपेक्षा आप पहले एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने गिरेबान में झांक कर देखे। क्या जून 2014 में प्रधानमंत्री जी आपने सारे राज्यों को नहीं कह दिया कि अगर समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस दिया तो मैं अनाज खरीदना बंद कर दूंगा? उस दिन से आज तक बोनस देना सरकारों ने बंद कर दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ये सही नहीं है कि 2015 फरवरी में आपने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि मैं किसानों को समर्थन मूल्य 50% ऊपर नहीं दे सकता, नहीं तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा? क्या प्रधानमंत्री जी आपने दिसंबर 2014 में जो उचित मुआवजे का कानून सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर पास किया था भूमि के किसानों को, उसको एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाकर बदलने की कुचेष्टा नहीं की? क्या प्रधानमंत्री जी आपने नहीं कहा था विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना में दे रहा हूं, मगर 26,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों को उससे लाभ हुआ? प्रधानमंत्री जी, क्या आपके सीएसीपी ने आपकी सरकार पर आरोप नहीं लगाया कि आप दाल खरीदकर बाजार में ऐसे समय उतार देते हैं जब किसान की फसलें आने वाली होती और प्राइसेस क्रैश हो जाती? जब मक्का का दाम 710 रुपए पहुंच गया, आपने विदेशों से मक्का 50% इंपोर्ट ड्यूटी को कम करके 15% किया और 5 लाख मेट्रिक टन मंगा ली। एक नियोजित षड्यंत्र देश के साथ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, इन 3 काले कानूनों के क्रूर प्रहार जो आपने देश पर किए हैं, उसकी सच्चाई यही है। प्रधानमंत्री जी, हम विरासत पे भी कुछ बोलेंगे। 10 सेकंड दीजिए। अभी प्रधानमंत्री का जो बयान आया है कुछ मिनटों पहले, विरासत पर आप क्या कहेंगे? हमारे लिए विरासत का मतलब देश की धरोहर है, जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब होता है अपने परिवार और अपने परिवार का नाम। ये किसकी बात करते हैं प्रधानमंत्री जी? आप आज
आज महाकाल की नगरी में आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुभेद कहावे अलख अगोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि जान न पावे। प्रधानमंत्री जी, आप महेश की शरण में हैं। आप एक बार हृदय पर हाथ रखकर सोचिए कि आप हजारों जो महादेव हमारे दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हैं उनके दिए बुझाकर कैसी दीपावली मना रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हाँ, विरासत है हमारे पास त्याग और बलिदान की, परिवार नहीं है, वो परंपरा है त्याग और बलिदान की। वो वंश नहीं है, विचारधारा है देश पर समर्पण की। ठीक है, ये विरासत देश पर समर्पण की है, ये विचारधारा जो है वो देश पे मर मिटने की है। सुधांशु त्रिवेदी, आज प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद किया और हमारी खबर के अनुसार गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और कृषि मंत्री की एक बैठक भी हुई है। क्या आपको लगता है किसानों के सहारे सियासी तूफान खड़ा करा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उसको थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करी है, लेकिन वो ठंडा होने के मूड में नहीं है? देखिए, मैं जो तथ्यात्मक रूप से भी उत्तर दूंगा जो अभय दुबे जी ने कहा, उससे पहले इन्होंने अभी एक पंक्ति कही ना, जाहि अनादि अखंड अखेद अछेद अभेद सुभेद बतावे। ये तो भगवान कृष्ण के लिए कही गई थी, क्योंकि आगे की लाइन थी ताहि अहीर किछो हरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। परंतु आपको एक और बात बताता हूँ, आप कैसे विद्वान पंडित हैं, ये तो अब मैं एक बात और कहता हूं। आज प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी बढ़िया बात कही विरासत के संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भ में, कि आज ही के दिन भगवान शिव ने त्रिपुर यानी जो 3 पुर बसा लिए थे दैत्यों ने, उनका संहार किया था। अब देश की जनता बहुत अच्छी तरह समझ सकती है कि कौन से ऐसे 3 लोग हैं या 3 प्रकार के दल हैं जिन्होंने आज तक सदैव सत्ता में आकर किसानों के साथ, जनता के साथ, आम जीवन के साथ, जवानों के साथ छल किया और किनका संहार शिव रूप धारण करके स्वयं जनता ने प्रारंभ कर दिया है। हम नहीं कर रहे। अब मैं एक और ये भी बात बताता हूं, भगवान शिव का ही स्वरूप दिखाता है कि यदि सुरसरी गंगा को धरती पर लाना हो तो झंझावात सर पे धारण करने की शक्ति चाहिए, प्रधानमंत्री जी धारण कर रहे हैं। अब मैं तथ्यात्मक बात बताता हूं। जितनी बातें अभय जी ने बताई, उन्होंने ये कहा, उन्होंने तब कहा, सब बातों की बात, केवल 2 बात का उत्तर दे दीजिएगा। नंबर 1, 2019 के आपके घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 11 पर जो लिखा है उसके लिए माफी मांग लीजिए कि हमने गलत लिख दिया था, अब हम विड्रॉ कर रहे हैं। नंबर 2, आपकी पंजाब की सरकार ने एपीएमसी एक्ट से फलों सब्जियों को बाहर कर रखा है, तुरंत बहाल कर दीजिए और कहिए फिर हम ईमानदारी से आके लड़ रहे हैं। नंबर 3, केरल की सरकार ने टोटल एपीएमसी खत्म ही कर रखा है, ना अनाज पे ना फल पे सब्जी पे, वो भी आप तुरंत वापस कर दीजिए, फिर आके आंदोलन करिए। और एक याद दिलाना चाहता हूं, यूपीए सरकार के समय में जब शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, आपको ध्यान हो एक बड़ा विचित्र प्रकार का प्रसंग आया था कि सरकार के पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं थी, खुले में पड़ा अनाज सड़ रहा था और सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अगर सरकार नहीं अनाज को रिस्टोर कर पा रही है, वो सड़ रहा है, तो कृपया मुफ्त में गरीबों में बांट दे। और मान्यवर, उस समय भी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा था देश में, यानी एक तरफ अनाज इतना था कि वो सड़ रहा था, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा था सरकार से कि मुफ्त में बांट दीजिए, उसके बाद आपने भंडारण की सीमा लगा रखी थी। कैसे विचित्र काल बाह्य नियम, यानी जो प्रासंगिकता खो चुके, जैसे आपकी विचारधारा प्रासंगिकता खो चुकी, वैसे ही आप उन पुराने नियमों में पड़े हुए। और एक बिंदु कहूंगा, अभी कांग्रेस पार्टी आज बोलती समझ में नहीं आता, खुली अर्थव्यवस्था कौन लाया था? नरसिम्हा राव की सरकार लाई थी। अमित जी ये बताइए, नौकरियों में खुलापन आ गया, कोई कहीं भी जाकर नौकरी कर सकता है, व्यापार में खुलापन आ गया, कोई कहीं भी देश में व्यापार कर सकता है, जो बड़े व्यापारी है विदेश में व्यापार कर सकते हैं, मीडिया में खुलापन आ गया, कोई कहीं भी जाके चैनल लगा सकता, कोई चैनल देख सकते हैं। बस बेचारे किसानों पर ही ये रहेगा कि नहीं, तुम्हें तो सरकार का बंधुआ मजदूर बन के रहना है, तुम्हें तो एक ही तरीके से अपना अनाज बेचना है। तो व्यापारी हो, नौजवान हो, नौकरी हो, मीडिया हो, सबको खुलापन मिल गया, खुली अर्थव्यवस्था को लाने वाले यही, और आज विरोध कर रहे हैं। ठीक है, गजब का दोहरा चरित्र है। ओके, अबे दुबे, विरासत और परिवारवाद पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है हमारे लिए विरासत का मतलब है देश की धरोहर, जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब है अपना परिवार और अपने परिवार का नाम। हमारे लिए विरासत का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मूल्य। उन्होंने आज भगवान राम का भी जिक्र किया। उन्होंने बोला राम की कृपा से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी और अयोध्या का विकास भी हो रहा है, यानी सांस्कृतिक विकास है ये देश का।
अमीश देवगन जी, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जो भगवान शंकर के लिए कहा आदि अनादि, भगवान कृष्ण आदि अनादि नहीं थे, थोड़ा सा इनको अध्ययन करना चाहिए। दूसरी बात, मेरे लिए विरासत क्या है? मेरे लिए विरासत है 86 करोड़ लोगों को खादी कानून का अधिकार दे देना। मेरे लिए विरासत है 10 करोड़ आदिवासी परिवारों को वनाधिकार का अधिनियम दे देना। मेरे लिए विरासत, मेरी पार्टी के लिए विरासत है 125 करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार दे देना। मेरे लिए विरासत है कि 10 करोड़ बच्चों को शिक्षा का अधिकार दे देना। मेरे लिए यह विरासत है प्रधानमंत्री जी। आपकी विरासत मुट्ठी भर 5 पूंजीपति हैं। मैंने सिलसिलेवार बताया, सुधांशु त्रिवेदी जी ने जवाब नहीं दिया। आज भी मैं उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने एक उदाहरण दिया था कि इन 3 काले कानूनों के प्रभाव से किसानों को न्याय मिल रहा है। नहीं प्रधानमंत्री जी, 23 जून 2020 का आपका नोटिफिकेशन उठाकर देख लीजिए। 5 लाख मैट्रिक टन मक्का का इंपोर्ट कर लिया, जब 1850 रुपए का मक्का 710 रुपए में बिक रहा था और किसान गुहार लगा रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी जी, बिहार का उदाहरण देता हूं। आपने बिहार में एपीएमसी एक्ट खत्म किया 2006 में। आप ही की सरकार की नाबार्ड की रिपोर्ट कहती कि हिंदुस्तान में सबसे दुरावस्था बिहार के किसानों की है। बिहार में प्रोक्योरमेंट बिल्कुल जीरो हो गया। 2600 केंद्र थे। लेकिन आपने विरासत की बात करी, आपने विरासत की बात करी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गांधी परिवार को आप विरासत नहीं मानते? गांधी परिवार के नाम को आप विरासत नहीं मानते? की परंपरा, गांधी परिवार क्या है? गांधी परिवार एक परिवार नहीं, विचारधारा है, परंपरा है त्याग और बलिदान की। अखंड भारत के लिए महात्मा गांधी जी ने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। इंदिरा जी ने भारत को खंड होने से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। राजीव गांधी जी ने, ये हमारी विरासत है। इनसे तो नखून काटने की भी विरासत पूछकर बता दीजिए। लेकिन महात्मा गांधी की आप एक विरासत की तो बात करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की दूसरी विरासत की बात नहीं करते। महात्मा गांधी ने क्या बोला था? कांग्रेस का समापन हो जाना चाहिए, इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि ये देश की आजादी के लिए बनी थी। वो कांग्रेस और आज की कांग्रेस में फर्क है। ये कांग्रेस एक परिवार की कांग्रेस है, वो कांग्रेस देश की कांग्रेस थी। मैं गलत कह रहा हूं तो बोलिए आप। महात्मा गांधी के विचारों को आज भी हम आत्मसात करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो कानून तुम्हारे कर्तव्यों की रक्षा ना कर सके, उसकी अवहेलना करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। और आज हम प्रधानमंत्री जी को साफ कह देना चाहते हैं। वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से खड़ी है। आप जब भूमि के अधिकार के कानून को नेस्तनाबूद कर देना चाहते थे, ऐसे लोग किसानों के हितैषी बने हैं। रॉबर्ट वाड्रा पर उन्होंने निशाना साधा है, प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। कहा एक परिवार सैकड़ों करोड़ों की जमीनें हड़प चुका है। वाड्रा कांग्रेस ने जमीनें हड़पी हैं, प्रधान ने बोला। ऐसे लोग किसानों के हितैषी बन रहे हैं, किसानों की जमीनें हड़प कर किसानों के हितैषी बन रहे हैं। प्रियंका वाड्रा पर हमला है। सुधांशु त्रिवेदी, विरासत की बात हो रही है तो ये महात्मा गांधी की विरासत है, महात्मा गांधी की विरासत है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्विकली डॉक्टर त्रिवेदी, देन संगीत राघव, सुनील यादव। 3 वाक्य बोलूंगा मैं, 3 वाक्य बोलूंगा अभय जी पर आरोप लगाया। 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको एक शब्द में बताना चाहता हूं। देखिए, विरासत जो हमारे पास थी, गांधी परिवार पर आरोप लगाते हैं। हजारों करोड़ रुपए की उन्होंने निजी संपत्ति देश को समर्पित कर दी, जिसमें आजादी का आंदोलन चला था। आनंद भवन से लेकर दिल्ली तक जितनी संपत्तियां थी। अरे प्रधानमंत्री जी, एक उदाहरण तो प्रस्तुत कीजिए आप ऐसा। आप तो पूंजीपतियों को पूजने वाली सरकार है ये। हमारे पास तो सैकड़ों ऐसे उदाहरण है। ठीक है, आपने 10 सेकंड मांगे थे, आपने 20 सेकंड ले लीजिए। सर, सुधांशु को जवाब देने दीजिए। ओके दुबे, यू मेड योर पॉइंट, आपने बोला। ओके सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की विरासत महात्मा गांधी की विरासत है, इनका परिवारवाद से कोई लेना देना नहीं है। अमीश जी, हम सबने बचपन में पढ़ा था, आज से 100 साल पहले, जब नेहरू जी पढ़ने जाते थे ऑक्सफोर्ड में, तो इतना पैसा था कि 4 गेट थे यूनिवर्सिटी के, चारों पे चौपर डिफेंस गाड़ी खड़ी रहती थी। बेटा जिस गेट से निकलना उस गेट से चले आना। मैं पूछना चाहता हूं, मोतीलाल नेहरू जी बहुत बड़े वकील थे। बिल्कुल, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जिन्ना से कहीं बड़े वकील थे। जिन्ना की उस जमाने में आमदनी 4000 रुपए पर डे थी। पर ये बताइए, ये हजारों रुपए उस जमाने में 100 साल पहले ये देने वाले मुवक्किल कहां से मिलते थे? किसके केस लड़ते थे भाई? भारतीय लोग तो इतने गरीब थे कि देश गरीबी के नीचे, रेखा के नीचे था, तो हजारों रुपए फीस दे के कोई केस लड़ने वाला तो नहीं था। या तो राजे रजवाड़े थे या अंग्रेज थे। तो ये वकालत की बात मत करिएगा। और मैं ये भी बात बता दूंगा, काकोरी कांड में अंग्रेजों का वकील कौन था? सुनिए, बहुत कांग्रेस के नेता थे। अब मैं विरासत के दूसरे बिंदु पे आता हूं। जिनके आपने हर दरवाजे पर गाड़ी खड़ी रहती थी, उन्होंने जवानी के 9 साल बरतानिया हुकूमत की जेल में बिताए। बरतानिया हुकूमत के सश्रम कारावास में बिताए उन्होंने। एक उदाहरण दीजिए,
आप एक तो उदाहरण दीजिए। आप बीच में मत बोलिए। देखिए मुझे व्यवस्था के साथ महत्व की बात आपकी कारगर है। ओके सुधांशु, लेट सुधांशु कंप्लीट, देन सुनील सिंह यादव। अभय जी अरे सर नेहरू वाले विषय पर नहीं आना चाहिए था, अन्यथा आपकी वो आ जाती। बिल्कुल जेल में रहे, जलवाए जलाल के साथ रहे, किताबें लिखते रहे, स्पेलर माउंटेन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और जेल तो और बेचारे सावरकर जो जेल में कोल्हू के बैल की तरह कोल्हू पीटते रहे, जो हाथ में हथकड़ी लगा के खड़े रहे रात भर, वो बेचारे सब देशद्रोही थे और जेल में किताब लिखने वाले देशभक्त थे। खैर एनीवे, अब मैं विरासत पे आ रहा हूं। क्या तरीका है जी, ये क्या हो गया अभय जी? आपको बकायदा टाइम मिला, अभय जी आपको बकायदा टाइम मिला, समय बिकॉर्ड डाउन करना पड़ेगा। आई हैव नो ऑप्शन। प्रधानमंत्री जी के बारे में आपको बोलिए। अब सुधांशु आप कंप्लीट करिए, सुनील यादव फिर इंतजार कर रहे हैं। एक लाइन सिर्फ बोलता हूं विरासत के लिए। आज गुरु नानक देव का जन्मदिन है, गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व है। ये कौन सी विरासत के साथ कांग्रेस की ईमानदारी थी कि ननकाना साहब भी पाकिस्तान में चला गया और करतारपुर साहब 4.5 किलोमीटर दूर, अरे 4.5 किलोमीटर की जमीन का समझौता नहीं कर पाए। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर, जिसमें 75% हिंदू सिख रहता था, कैसे पाकिस्तान में चला गया? ननकाना साहब और करतारपुर साहब का ये जख्म हमारे दिल में है। ये विरासत के साथ इनका क्या न्याय था? 4.5 किलोमीटर का समझौता नहीं कर पाए। ये दर्शाता है कि ये गंभीर नहीं थे हमारी विरासत के लिए। इसीलिए आज ये अपने इतिहास में भी मुगलों की विरासत पढ़ाते रहे और सिखों की गौरवशाली विरासत नहीं पढ़ाए। बंदा वीर बहादुर का कभी पढ़ाया आपने? बताइए, कभी आपने इन लोगों का पढ़ाया? जो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का बलिदान ना, आप तो गुरुओं के पत्रों को मारने वाले मुगलों को महान कहते रहे। ऐसी किताबें आप पढ़ते बढ़ाते रहे कि गुरु तेग बहादुर के सर कलम करवाने वाला इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। इसलिए विरासत के साथ हमेशा से अन्याय करने का काम कांग्रेस ने किया है। इनके लिए विरासत सिर्फ एक परिवार का महिमा मंडन और पूरी भारतीय संस्कृति के साथ अपमान, अवमानना और तिरस्कार। ठीक है सुनील यादव, मैं आपको आगे मौका दूंगा। अभय दुबे जी, सुनील यादव, प्रधानमंत्री काशी में है और काशी तो अलौकिक लग रही है जब दिए वहां प्रज्वलित हो रहे हैं, लेजर शो हो रहा है। और आज प्रधानमंत्री ने बोला अयोध्या का भी विकास हो रहा है राम की कृपा से, राम मंदिर भी बन रहा है और काशी का भी महाकाल महादेव की कृपा से विकास अच्छा चल रहा है। लेकिन आज उन्होंने देश की धरोहर की भी बात करी वहां से और कहा कुछ लोग अपने परिवार और अपने परिवार के नाम को ही विरासत मानते हैं, हम देश की विरासत को अपनी विरासत मानते हैं। देखिए अमित जी, आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले तो मैं देव दीपावली के इस पावन पर्व की पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं। और अच्छी बात है, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी इस समय बनारस में हैं। बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है। ये बनारस वही है जिसको आपने क्योटो बनाने की बात कही थी। मुझे लगता है कि आज तो सब कुछ जगमगा रहा है, त्योहार की तरह मन रहा है, लेकिन जब कल सुबह होगी तो बिगड़ा बनारस दिखेगा आपको, अपराधियों का बनारस दिखेगा आपको, जहां बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही वो बनारस दिखेगा आपको, जहां हजारों लाखों बेरोजगार नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं वो बनारस दिखेगा आपको। एक जहां तक सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा विरासत की, ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि जो हमको आपको विरासत में मिले उसको बचा के रखें। देश के प्रधानमंत्री जी को विरासत में क्या मिला? विरासत में मिला था बीएसएनएल, क्या किया आपने? विरासत में आपको मिला था एयरलाइंस, क्या किया आपने? विरासत में आपको मिला रेलवे, क्या किया आपने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार विरासत में मिली चीजों को बेच रही है अपने चहेते उद्योगपतियों को। अमित जी, भाषण देना बहुत आसान होता है, वो भी गंगा मैया के तट पर आप कुछ भी बोल दीजिए। इसी तट से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम सौगंध खाते हैं कि गंगा मैया साफ होगी। क्या साफ हो गई? इसी गंगा मैया के तट पर बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, क्या आप दे पाए? इसी गंगा मैया के तट पर बोले थे कि अपराधी नहीं बचेंगे, जेल जाएंगे, क्या उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं है? बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जा रही? हां, अगर आप कह रहे हो कि लोगों ने जमीन कब्जा कर ली किसानों की, तो आप 6 साल से हैं, आपने क्यों नहीं भेज दिया प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा को जेल? आप क्या खेल रहे हैं? देश के सामने क्या बता रहे हैं आप?
और आप कह रहे हैं कि ये जो कानून हम लेकर के आए हैं जी, ये किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री कह रहे पहले मुद्दों का विरोध हमारे हित में काम करें, फैलाया जाता है। एक सवाल अब कहा जाता है आगे ये हमारे होगा, हित में काम करें, ऐसा है नहीं, लेकिन होगा ऐसा। जैसा सीए पे करा गया, जैसा 370 पे किया गया, जैसा एनपीआर पे किया गया, जैसा ट्रिपल तलाक पे किया गया। आपने कहा नड्डा जी बैठे, राजनाथ सिंह जी बैठे, अमित शाह जी बैठे, तो आप बताइए क्या आप मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं क्या? कोई चुनावी मैदान में जा रहे हैं क्या? अरे आप किसान पे बात कर रहे हैं। किसान नेता कौन बैठा? कौन किसान बैठा? और ये कृषि मंत्री बैठे, सरकार आपस में 2 बीघे भी खेत नहीं होंगे। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके पास 2 बिस्वे खेत नहीं होंगे। आप क्या जानते हैं किसानी के बारे में? क्या जानते हैं खेती के बारे में? आज किसान आजादी के बाद जिसको अन्नदाता प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उसको लाठियां खिलवा रहे हैं आप वाटर कैनन से हमला कराएंगे। ठीक है, आंसू सुधांशु त्रिवेदी, प्रधानमंत्री ने बोला कि अब झूठ फैलाया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है। लेकिन मैंने संगीत रागी का रिएक्शन ले लेता हूं। संगीत रागी, प्रोफेसर रागी, किसानों का आंदोलन, सुनील जी आपने अपनी बात को रखा, किसानों का आंदोलन है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने, ऐसा बहुत कम होता है, इतिहास को भी अगर आप खंगाल के देखें, कोई आंदोलन चल रहा हो और किसी प्रधानमंत्री के स्तर का व्यक्ति जो है वो सीधा संवाद करने का प्रयास करे। कल तक अमित शाह ने बोला था कि आप बात करिए, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने बोला ऐसा कुछ नहीं है जो भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ बातें आजकल भ्रम पहले फैलाया जाता है और यह कहा जाता है कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा, मौजूदा में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री ने आज विरासत की भी बात करी और भ्रम और माया जाल की भी बात करी? देखिए अमीश जी, सबसे पहले मैं सुधांशु जी की बात को थोड़ा सा आगे और बढ़ाना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री जी ने जिस पर इशारा किया है वो बहुत साफ है। देश का कोई भी प्रदेश चले जाइए, वहाँ पर कमला नगर मिल जाएगा, नेहरू नगर मिल जाएगा, गांधी नगर मिल जाएगा, जो है वो पूरी गांधी परिवार की आप कुंडली निकालें और किसी के नाम पर शौचालय से लेकर के, गली से लेकर के, मोहल्ले से लेकर के, क्षेत्र विशेष से लेकर के इस देश की योजनाओं का देख लीजिए। यदि आप स्टेडियम का नाम देख लीजिए, जिनका खेल से कोई लेना देना नहीं है, वो खेल रत्न अवार्ड उनके नाम पर चलता है। तो यही बात, इसको कहते हैं आइकनाइजेशन ऑफ ए नेशन। फ्रांस के अंदर जो है वो वीर पुरुषों के नाम पर ये सब चीज़ें हुआ करती थी, बड़े बड़े देशों में ऐसे हुआ करते थे। हमारे यहाँ ये जो पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी ऑफ ए नेशन है वो एक गांधी परिवार तक सीमित रह गया। इसकी तरफ प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया है। दूसरी बात जो है वो हम किसानों पर आते हैं। 2012 का आप जरा देखिए लोकसभा में भाषण, कपिल सिब्बल जी ने मंडियों के बाहर बाजार की व्यवस्था के बारे में कितना गंभीर भाषण दिया था और वो पूरे देश को वही बात बता रहे थे जो आज इस बिल के अंदर गलत आदमी का एग्जांपल दे रहे हैं। तीसरी बात, कपिल सिब्बल अब कांग्रेस को पसंद नहीं है। सुन लीजिए तब सुनिए ना अमीश जी, राहुल गांधी परिवार को जेल जाने से बचाने में जो सबसे बड़ी जिनकी भूमिका है वो तो कपिल सिब्बल की ही रहती है। हर साल गांधी परिवार जेल जाने से बच जाते हैं, वो कपिल सिब्बल जी की कृपा के कारण बच जाते हैं। अयोध्या के मुद्दा है, वो गांधी परिवार उनको इम्प्लीमेंट करके उनको लगाती है ताकि अयोध्या में मंदिर नहीं बन सके। सुन लीजिए एक मिनट सर, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, प्लीज मेरे धैर्य से सुन लीजिए। सर देखिए मैंने सबको धैर्य से सुना है, थोड़ा मेरी भी सुन लीजिए। दूसरी बात, अब आते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर। अरे सर सुनिए तो सही, सैकड़ों नाम रखे आपने, क्या बात करते हैं? अरे मैं अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। हर एक प्रदेश, सुन लीजिए चले जाओ, आने वाले आपको पंडित नेहरू उस जेल में रहे वो उदाहरण मिल जाएगा। तो जानता आपको कमला नेहरू उस प्रदेश की जेल में रही, बरतानिया हुकूमत की, वो मिल जाएगा। ये क्या बात है जेलों में ये क्या गलत बात है? लेकिन एक उदाहरण नहीं मिलेगा आपके नेताओं के। आप
एक मुझे काम बताइए कीजिए, ना, प्रियंका श्यामा गांधी के प्रसाद पुत्र मुखर्जी के की नाम उम्र पर भी क्या थी स्टेडियम रख आजादी के दीजिए। आंदोलन में? रॉबर्ट बाड्रा पंडित के पुत्र के दीनदयाल नाम पर भी उपाध्याय रख जी की उम्र दीजिए। क्या थी आजादी के आंदोलन में? चाटुकारिता के उत्कर्ष अटल हैं। बिहारी वाजपेयी जी की उम्र क्या थी आजादी यदि के आप आंदोलन में? भाटों की परंपरा लाल में कृष्ण जीना आडवाणी चाहते जी की उम्र क्या हैं, थी? यदि आप भाटबंदी करना चाहते हैं, दृढ़ता से लड़े यदि बरतानिया कांग्रेस का हुकूमत से। प्रवक्ता चारण और ये भाटों की बेमनसी मत भाषा बोलता फैलाइए, है तो मुझे कोई निराश इतराज मत नहीं है। होइए। इस ये भारत भाटों के की परंपरा के गौरवशाली आप चारण इतिहास में परंपरा दर्ज के है। प्रवक्ता यदि आप बनते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम तो हाँ आप हैं, भाट और हम तो चारण चरण की वंदन परंपरा करते के हैं, जिन्होंने प्रवक्ता देश बनना पर चाहते हैं, मुझे बलिदान कोई किया। आपत्ति नहीं है। हम उनके चरणों की धूली अपने मस्तक पर लगाते हैं। क्या हम तो गर्व बलिदान से किया? कहते हैं, आप क्या आपके बलिदान पास किया? गर्व करने लायक, यदि हम आपके जन्म पास कुंडली गर्व करने शुरू लायक कर एक देंगे तो उदाहरण आप बताइए ना। भागते फिरेंगे। मैंने पूछा यदि कि गांधी परिवार की जन्म श्यामा कुंडली मैंने प्रसाद उकटना मुखर्जी शुरू की तो भागते फिरेंगे। जिन्होंने भागते फजलुल फिरेंगे हक के आप। साथ सरकार समझे बनाई, कि नहीं? फजलुल हक जिसने पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ा 1940 तो में, देश बेच उस फजलुल दिया। हक के साथ श्यामा नेहरू ने तो प्रसाद देश मुखर्जी बेच ने दिया। एक सेकंड, नेहरू ने तो देश बेच दिया। उसके चरणों की धूली मैंने अपने कहा मस्तक नेहरू पर ने तो लगाओ। देश एक बेच सेकंड दिया एक सेकंड मैं सत्ता के वापस लिए। सुनील यादव के पास आता हूँ। किसकी सुनील बात यादव, आप सुनील करते यादव, हैं? सुनील यादव, डॉक्टर त्रिवेदी, सुनील यादव, डॉक्टर त्रिवेदी, सुनील यादव, मेरा बड़ा गलत बात है ये। कृषि अमीश जी ये गलत बात है, आपने मुझे बोलने नहीं दिया। नहीं, देखिए आपको मौका मिला, लेकिन अब मैं आपको वापस मौका दूंगा। भाट मैं आपको आगे वापस मौका दूंगा। संगीत रागी मेरा वादा है। परंपरा के प्रवक्ता यदि कांग्रेस का प्रवक्ता भाट की तरह व्यवहार करेगा तो मैं ये गलत चीजें नहीं बर्दाश्त करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। आप सब लोग सार्वजनिक जीवन में हैं और ये बहस बहुत लोकप्रिय है, बहुत लोग देखते हैं। लेकिन सब लोग अपने परिवार के साथ देख रहे हैं। एक सेकंड, अबे दुबे मेरा निवेदन स्वीकार पैमाना पार कर रहे हैं। अबे दुबे, आप निवेदन मेरा स्वीकार करिए ना। पैमाना पार कर अबे दुबे, ये अबे दुबे, ये क्या सुधांशु के बीच में भी बोले? अबे जी खुद की सुनने के लिए नहीं बैठे। अबे जी ऐसा नहीं हो सकता ना, आप ही बोलते रहे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी इंतजार कर रहे हैं, सुनील यादव भी इंतजार कर रहे हैं। दोनों मर्यादित ढंग से अपनी बात इंतजार कर रहे हैं। 22 मिनट बाद संगीत रागी बोले, उनकी बात आपको कोई कटु लग सकती है, आप उसका जवाब दे सकते हैं अपने मौके के ऊपर। एक सेकंड भारतीय किसान कानूनों का बिल्कुल आपको भारतीय किसान की सबसे ज्यादा चिंता है। ये बात आपने प्रासंगिक कर दिया अभी की बहस में। अब बाकियों की भी बात सुन लीजिए ना। संगीत रागी 30 सेकंड आप ले लीजिए, फिर मैं सुनील यादव और सुधांशु की बात चाहता हूं। बोलिए, 30 सेकंड बोलिए आप। देखिए कांग्रेस के विरासत की बात कीजिए तो कांग्रेस का विरासत का मतलब है एक पार्टी ने देश बेचा, उसके पूरा आज तक राहुल गांधी, रॉबर्ट बाड्रा, ये सारे के सारे तो देश बेच चुके हैं। तो आप बेच रहे हैं मेरे यदि दोस्त, पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान स्ट्राइक के हो रहा सारे है एयरपोर्ट दे दिए, तब भी ये राहुल हिंदुस्तान की गांधी जी रेल के ठीक है, मैं सुनील यादव की बात चाहता हूं। मुझे सुनील यादव की बात करना होगा। समाप्त कर रहे हैं। अबे जी आपको उनकी बात कोई कटु लग रही है, आप अपनी टाइम पे जवाब दे दीजिए। और इसके गुणगान की प्रशंसा करने कांग्रेस के प्रवक्ता भाटों की तरफ चैनल देखिए शब्दों की मर्यादा रखिए। और कांग्रेस के प्रवक्ता का भी राइट है अपनी बात को बोलने का, लेकिन अपनी टर्न पे बोले, वो अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे। इसमें तो कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। सुनील यादव जी किसानों को लेकर बहुत सी बातें अनर्गल कही गई जा रही हैं। बहुत कुछ हो रहा है वहां पर। हमने देखा कुछ वीडियो सामने आए जहां पर खालिस्तान का समर्थन भी कुछ लोग कर रहे हैं और कहा हमने इंदिरा को उड़ा दिया तो मोदी क्या चीज है। क्या आपको लगता नहीं है कि एक कॉशियस अप्रोच के साथ, देखिए किसान सड़क पर है और पंजाब के किसान सड़क पर है जो दिखाई दे रहा है, क्या आपको लगता है ये एक पॉलिटिकल एजेंडा सेटिंग है? देखिए अमीश जी, मुझे नहीं लगता कि देश का किसान सब कुछ अपनी खेती छोड़ करके पॉलिटिकल एजेंडे पर आएगा। देश का किसान सच में संकट में है। नहीं, किसान पॉलिटिकल एजेंडे पे नहीं है। आंदोलन होते हैं, पॉलिटिकल एजेंडे पे किसानों का आंदोलन चलाने की कोशिश है। नहीं, आंदोलन तो इसलिए क्योंकि किसानों का आंदोलन कमजोर हो जाए, इसलिए खालिस्तान अगर नहीं बात बनेगी तो फिर पाकिस्तान। यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का बहुत पुराना नाता है। मैं तो एक बात कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा यह बिल हम लेकर के आए किसानों के हित में। अच्छा अमित जी, किसान क्या कह रहा है समझ रहे हैं आप? किसान कह रहा है केवल उसी कानून में। सुधांशु जी तो माननीय सांसद हैं, राज्यसभा में हैं और जानकार भी हैं।
उसी में एक लाइन केवल किसान चाहता है कि बढ़ा दी जाए कि कोई भी बिचौलिया, कोई भी खरीदार, कोई भी कंपनी जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेगी उससे कम में अगर खरीदारी करेगा तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होगी। ठीक है, ये आपने बात क्यों नहीं दिया। स्वीकार कर रहे? ठीक है, ओके, सुधांशु जी इसलिए जवाब नहीं सुन लेते स्वीकार हैं। कर रहे हैं आपने क्योंकि ये एक बिचौलियों तार्किक को सवाल उठाया। बढ़ावा आपने देना एक चाहते हैं, तार्किक अपने सवाल उठाया। उद्योगपतियों को बढ़ावा देना चाहते हैं। देखिए ये जो इससे पहले आपने ये भी सुनील सवाल जी ने उठाया था बात- कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और नरेंद्र सिंह तोमर ये कोई किसान है जो किसानों पर चर्चा कर रहे हैं? सुधांशु जवाब। सुनिए, राजनाथ जी किसान है, नरेंद्र सिंह तोमर किसान। मंडल विस्तार नहीं करने जा और रहे हैं। दूसरी बात, आप किसी राज्य का चुनाव अरे करने भाई नहीं जा रहे, आप- इसमें कौन किसान है? किसान का काबी तो नहीं जानते ये लोग। मान्यवर सुनिए, यह गंभीरता दर्शाता है। एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक गृह मंत्री, क्योंकि विषय गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, एक हमारे कृषि मंत्री और एक राजनाथ सिंह जी अटल जी की सरकार के कृषि मंत्री। तो ऐसी बात नहीं है, और सब गांव से संबंधित हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी और राजनाथ जी तो प्योर गवई के आदमी हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा आप कह रहे हैं किसान के, जो किसान से संबंधित है। आपने कितनी बढ़िया बात कही सुनील जी, एक लाइन बढ़ा दी जाए कि एमएसपी से नीचे कोई करेगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। मैं विनम्रता से पूछता हूं, दुनिया में कोई एक सरकार बताइए जो कानून बनाकर किसी भी प्रोडक्ट की कीमत तय कर दे मार्केट में, और अगर तय की जाएगी तो वो क्वालिटी के साथ तय होगा। अगर आप कहेंगे 10,000 रुपए क्विंटल तो होगा इस क्वालिटी के साथ, और किसान के जो लोग ऐसी मांग कर रहे हैं किसानों को तो बर्बाद कर देंगे। कैसे? अब मान लीजिए हल्की सी बारिश हो गई, उसमें नमी आ गई, तो कहेगा ये तो 10,000 का, तो ये तो नहीं होता। अब वो 9,000 में तो खरीद ही नहीं सकता, जेल हो जाएगी, तो खरीदेगा ही नहीं। मतलब या तो 10,000 या कूड़ा। किस तरह की मांग कर रहे हैं भाई? किस तरह की बचकानी बात कर रहे हैं? कोई भी कीमत अव्वल तो कोई सरकार तय नहीं कर सकती मार्केट में, और आप भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो भैया क्वालिटी के साथ होता है। एक फोन 80,000 का भी होता है, 8,000 का भी होता है। सफेद धान 22 पसेरी नहीं होते हैं, यह भी एक किसानी कहावत है। और किसान में इस प्रोडक्ट में तो इतना वेरिएशन हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हल्की सी नमी हो जाए, हल्का सा वो हो जाए, क्वालिटी 19-20 हो जाए, ठीक है सुधांशु। इसलिए ये इनकी समझ को दर्शाता है। एक बात और कह दूं, और अभी अपने पिछले वक्तव्य में सुनील जी ने बड़ी विरासत की बात कही थी। समाजवादी पार्टी, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था रामकृष्ण और शिव के बिना देश की कल्पना नहीं हो सकती। रामायण मेला की विरासत लोहिया जी ने शुरू की थी और सपा की सरकार ने आके रोक दी। यह है विरासत के साथ इनका। इन्होंने विरासत यह की कि मुलायम सिंह जी ने 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के पटल पे कहा कि मैं तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाऊंगा। विरासत बाबरी मस्जिद थी। राम मंदिर वालों के लिए कहा अरे 16 मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। ये आपकी विरासत थी। और आपने कहा किसान कौन? अरे भाई मुलायम सिंह जी बड़े किसान नेता थे, धरती पुत्र मुलायम सिंह हम लोग बचपन में सुनते थे। और धरती पुत्र पूरे मजदूर किसान के नेता, संकुचित किया एक वर्ग के नेता, संकुचित किया एक जाति के नेता, और आज स्थिति आ गई कि पुत्र और भाई के बीच में धरती पुत्र जैसी महान शख्सियत वाले उलझ के रह गए। तो क्या किसान, क्या जवान, क्या आम इंसान, सारी की सारी चीजें कहीं भटक गई। और लोहिया जी की वो विरासत सुनील यादव से लड़ने के लिए खड़ी हुई थी। सुनील यादव बड़ी बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा, और उसका जवाब भी मिला आपको डॉक्टर त्रिवेदी से। सुनील यादव मेरा पॉइंटेड सवाल है, मैं किसान के मुद्दे पर इस समय रहना चाहता हूं। ये देश का गंभीर मुद्दा है, मुझे लगता है इस पर बहस होनी चाहिए। सब लोग यही डिमांड कर रहे हैं, यही डिमांड है ना कि एमएसपी को एक लाइन डाल दी जाए, जो एमएसपी से नीचे लेगा उस पर कार्रवाई होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं व्यूअर्स, अपना एक परिचय देना चाहता हूं कि मैंने कमोडिटी मार्केट को, कमोडिटी बाजार को बहुत बारीकी से कवर किया एज अ जर्नलिस्ट, और कम वर्ष नहीं करा, 6 से 7 साल मैंने कमोडिटी बाजार को, खुदरा बाजार को, थोक बाजार को कवर करा है एज अ रिपोर्टर, एज अ एडिटर। एंड आई टेल यू द रियलिटी ऑफ द एमएसपी टुनाइट। जितने लोग दिल्ली में बैठ के एमएसपी तय करते हैं ना, चाहे वो किसी का शासन रहा हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, एमएसपी पर किसान अपना माल बेच नहीं पाता, क्योंकि वो माल जो है उसको हार्ड कैश पैसे चाहिए होते हैं। वो माल मंडी में बेच के चला जाता है जहां उसको ठीक दाम मिलते हैं। सच्चाई ये है एमएसपी की। जो लोग एमएसपी को रोते हैं वो इस सच को स्वीकारें। ये एमएसपी की हार्डकोर सच्चाई है। एमएसपी अपना, अगर कोई वाकई किसान है तो वो एमएसपी की रियलिटी को समझता होगा, वो एमएसपी को रियलिटी को समझता होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसकी वास्तविकता यह है कि किसान को पास की मंडी में जो दाम मिलता है उसको बेच के वो निकल जाता है।
सच ये है, आप कुछ कर लीजिए, उसको जहां पैसा मिलेगा, समय पे मिलेगा, वहां वो माल बेच के निकल जाता है। वो एमएसपी, अगर आप मक्के का एमएसपी आप 1000 रुपए रख देंगे, खरीदेगा कौन जब उसकी मार्केट प्राइस ही कम है? ये प्रैक्टिकल बात है जी। मैं इस फोन का दाम मैं सरकार निर्धारित कर देगी, फोन जो है वो 2 लाख रुपए में बिकेगा, लेकिन इसकी कीमत ही 50,000 रुपए, तो कैसे 2 लाख रुपए में बिक जाएगा? ये सच है, बिकता ही नहीं है, ये सच है, ये फैक्ट है। और अगर इसमें किसी को शंका हो तो मंडी में किसान बन के अपना माल बेच के देख ले, अगर बिक जाए तो अमीश देवगन को आके पकड़ लेगा। ये कमोडिटी मार्केट की सच्चाई है। अमीश जी एक सेकंड रुकिए, सुनील यादव को आने दीजिए। अमीश जी, अब सरकार में बैठे लोग ये बता दें कि एमएसपी कैसे दिलाएंगे किसानों को। ये जो काला कानून लेकर के आए हैं, इसमें किसान की तरक्की कैसे होगी? किसान की आय दोगुनी कितने सालों से मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कितनी कर पाए? एक सुधांशु जी बैठे हैं। सुधांशु जी, आपकी सरकार लगातार कह रही कि 2022 में हम दोगुनी कर देंगे। आज अगर 19 रुपए में धान है तो क्या 22 में यह 19 का 2 गुना हो जाएगा? मक्का 2 गुना हो जाएगा? क्या गेहूं 2 गुना हो जाएगा? आप किसको गुमराह कर रहे हैं? आपने जवाब दिया, आपके जवाब से पता लग गया कि खेती किसानी से दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नाता नहीं है। ठीक है, आपने कहा राजनाथ सिंह जी किसान परिवार से हैं, हम मान सकते हैं, लेकिन उनकी चली कितनी रही है, उनकी मान कौन रहा है? और जहां तक आपने उत्तर प्रदेश में विरासत की बात की है जी, उत्तर प्रदेश में विरासत समाजवादी पार्टी ने जो स्टेडियम दिया वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से आपको रखना पड़ा। जो लोक भवन बनाया वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम रखना पड़ा। जो विश्वविद्यालय बने, मेडिकल कॉलेज बनी, बड़ी बड़ी सड़कें बनी, वो आप नाम रख रहे हैं। आपके योगी जी एक काम कर पाए हो तो बता दीजिए। आप तो उत्तर प्रदेश से चुन के गए हैं, आप बताइए 3.5 साल में 3.5 काम गिना दीजिए अपनी सरकार के, जो 22 में आप छोड़ के जाएं तो कहें ये हम उत्तर प्रदेश को विरासत दे करके गए हैं। समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश को मेट्रो दी है, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अच्छी सड़कें दी हैं, फिर मैं संगीत रागी पुलिस को अच्छा भवन दिया है, पुलिस को अच्छी गाड़ियां दी हैं। सुधांशु 30 सेकंड 20 सेकंड में जवाब। अरे आपने क्या दिया? आप बताइए आपने क्या दिया उत्तर प्रदेश को? बता रहा हूं। अरे सिर्फ एक ही बात काफी है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा के मारे जाते थे अपराधियों के द्वारा। 400 पुलिस के हमले घटाए और 12 पुलिस के अधिकारी मारे गए थे, जिसमें मथुरा में डीएसपी रैंक का अधिकारी मारा गया। बताइए पुलिस हमारे टाइम में अपराधी कहते हैं, ये खुद कहते हैं इनकाउंटर हो रहा, यानी अपराधी आके कहता मुझे गिरफ्तार कर लो। ये जमीन आसमान का अंतर आ गया साहब हमारी सरकार आने के बाद और आपकी सरकार आने से पहले। कम से कम आज सुनिए, देव दीपावली वाले दिन तो झूठ मत बोलो। बात कह दिया तो आपको बुरा लग पड़ेगा भाई। सुधांशु भाई, माननीय सांसद जी, आप झूठ बोलेंगे आपके जमाने में, आपके जमाने में। सुनील यादव आपको भी नहीं बोले डॉक्टर त्रिवेदी। काम गिनाइए जो उत्तर प्रदेश में 3.5 साल में आपने किए हैं, आपकी सरकार ने किए। 3.5 काम गिना दीजिए। कानून व्यवस्था बोला, उसी पे आप विफल गए मान्यवर। अरे और एक और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था 5 साल में आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, डकैती, छिनैती, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर बन गई। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, कर रहे हैं भाई, थाने अपराधी चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश कौन से कानून? उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता कि महिला हेल्पलाइन के नंबर बेच दिए जाए, लड़कियों के नंबर बेच दिए जाए। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे, घुस जा रहे हैं। कौन से कानून व्यवस्था? आजमगढ़ जैसा दंगा हो रहा है, पूरा देश मऊ जैसा दंगा हो रहा है। सुनील यादव 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार के ऊपर। ओके सुधांशु कंप्लीट योरसेल्फ 10 सेकंड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने 10 रैंक की छलांग मारी है राष्ट्रीय स्तर पे। 10 रैंक आगे जाकर आगे बढ़ा है जनाब उत्तर प्रदेश में। और 100 बातों की बात सुनील जी, 3.5 साल से उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है। सपा की तरह 5 मुख्यमंत्री नहीं है कि पंचम तल पे 5 मुख्यमंत्री होते थे। ठीक है ओके मैं 10 सेकंड हो गए। संगीत रागी को मैं लेके आता हूं और अभय दुबे को लेके आता हूं। संगीत रागी, अभय दुबे शांत बैठिएगा अपनी टर्न के लिए। संगीत रागी, आज देव दीपावली का भी दिन है। चेत सिंह घाट पर इस समय लेजर शो हो रहा है। प्रधानमंत्री
उस लेजर शो को देख रहे हैं, यूपी के सीएम उस लेजर शो को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज राम मंदिर का जिक्र भी करा, काशी की भी बात करी, लेकिन वाकई काशी जो है वो पूरे भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि काशी विश्वनाथ को ऐसा माना जाता है कि वो देवों का द्वार है। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आपको लगता है कि ये जो लेजर और साउंड शो है, ये जो दिए हैं, जैसा थोड़ी देर पहले सुनील यादव कह रहे थे कि आज तो उजाला है, कल फिर अंधेरी रात होगी बनारस के लिए। अमीश जी, जिसने काशी को आज से 10 साल पहले देखा है वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि काशी में कितना परिवर्तन आया है, क्या परिवर्तन आया है। दूसरी बात, बेटा माँ बेटे को अध्यक्ष बनाता है, बेटा माँ को अध्यक्ष बनाता है, बेटा फिर माँ को अध्यक्ष बनाता है और माँ फिर बेटा को अध्यक्ष बनाने जा रहा है। ऐसी पार्टी विरासत के बारे में क्या जाने, सांस्कृतिक विरासत के बारे में क्या बात करे। मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी को पत्र लिख करके कहा था कि मैंने कांग्रेस की इतनी सेवा की है, क्या मेरे बेटे को आप अध्यक्ष नहीं बना सकते? तो बाप ने बेटे को अध्यक्ष बनवाया, फिर बेटा ने वो बेटा जो है अपनी पुत्री को अध्यक्ष बनाया, वो पुत्री जो है वो अपने बेटे की विरासत को छोड़ करके गया, और आज की जो इटालियन नेशनल कांग्रेस है वो राहुल गांधी को अध्यक्ष पद दिया, राहुल गांधी ने मां को अध्यक्ष पद सौंपा, और मां फिर अब अपने बेटे को, नालायक बेटे को अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है। ऐसी पार्टी से आप भारत की सांस्कृतिक गौरव, सांस्कृतिक विरासत के बात में मैं तौहीन समझता हूं। सुन लीजिए, यही है नेहरू थे जिन्होंने सोमनाथ का विरोध किया था। यदि नेहरू ने देश की सारी सांस्कृतिक विरासत को बेच दिया, नेहरू ने बेचा इस देश की सांस्कृतिक विरासत को। महात्मा गांधी से लेकर पंडित नेहरू तक पहले अंग्रेजों के फरमाबरदार थे, अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उसके बाद फजलुल हक के पिट्ठू हुए, फजलुल हक के साथ मिलकर जिसने पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ा, बंटवारे के असली जिम्मेदार तो यही है। फजलुल हक के पिछलकियों, चार भाटों, हमारे हमसे बताओ जलन रखो। अरे आप तो ये बताओ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसानों के खिलाफ क्यों खड़ा है देश के? आप बताओ, देश के किसानों के खिलाफ आरएसएस का क्या विचार है? भारतीय किसान संघ क्या सोचता है जो आरएसएस का अनुषंगिक संगठन है? अमीश देवगन जी, मुझे 10 सेकंड का समय आपको अपना समय मिला, अभय दुबे को रखने दीजिए। अभय दुबे, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने ट्वीट किया, किसान विश्वासघात स्वीकार न करता है न माफ करता है। काशी की पवित्र धरती पर जो 62 करोड़ किसान मजदूरों को बरगलाने की आपने कोशिश की, वो एक बार फिर किसान और उसकी मेहनत का अपमान किया है। ऐसा क्यों लग रहा है? प्रधानमंत्री का संवाद रणदीप सिंह सुरजेवाला को अपमान क्यों लग रहा है? अभय दुबे, आपका ऑडियो डाउन है। संगीत रागी, आपने अपनी बात को रख लिया, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को मानिए। बोलिए अभय जी। देखिए अमीश देवगन जी, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, सुधांशु त्रिवेदी जी राज्यसभा में है मगर वो व्यापारियों की भाषा बोल रहे हैं। अरे कमोडिटी नहीं है ये, जो किसान है इनकी आजीविका है, वो अपने खून और पसीने से उत्पादित करते हैं। पंजाब वो राज्य बना है उदाहरण देकर जिसने कानून बना दिया समर्थन मूल्य को अनिवार्य, नहीं तो 3 साल की सजा का प्रावधान किया। मैं बताता हूं, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे अलग अलग टाइप की पैदावार है। हाँ, धान हाइब्रिड का जो कीमत है वो 1888 रुपए है, धान कामन की कीमत है 1868 रुपए, ऐसे ही जवार जो है सामान्य की अलग समर्थन मूल्य है और हाइब्रिड का अलग समर्थन मूल्य। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं। मंत्रालय की साइट पर जाइए, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। आप देख रहे हैं आर पार, लेकिन लेजर शो चल रहा है, उसकी झलकियों के साथ आपको मैं छोड़ के जा रहा हूं। वो लेजर शो काशी में हो रहा है इस समय, अलौकिक अद्भुत नजारा है। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं इस लेजर शो को। वाराणसी के घाट पर लेजर शो हो रहा है, महादेव का तांडव आप इस समय देख रहे हैं। वाकई अद्भुत दिख रही है हमारी काशी, आपकी काशी।